पॉइंट नंबर 8, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है। क्वांटा ऑफ चार्ज या इसी को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं या बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, ये होता क्या? ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है चार्ज की, वो चीज़ है ये। इससे कम वैल्यू चार्ज की पॉसिबल नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एलिमेंट्री चार्ज है, क्वांटा ऑफ चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम ये बोलें कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज है, इतना। बोलें प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, तो प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज है। क्लियर? तो ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है जो किसी बॉडी पे हो सकता है। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे बोला जाए कि किसी बॉडी पे चार्ज हो गया E/2, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। भाई जब आप एटम को डिफाइन करते हो तो कहते हो ये इंडिविजिबल होता है। जब एटम इंडिविजिबल होता है तो एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे डिवाइड कर सकते हो? किसी बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा, अब एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र ही होगा। भाई आप आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है किसी बॉडी पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है ये? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज है Q ± NE। Q क्या है? नेट चार्ज ऑन द बॉडी। Q क्या है? नेट चार्ज ऑन द बॉडी। N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, स्मॉल e। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब, अगर चार्ज को, बॉडी पे जो भी चार्ज है उसको आप स्मॉल e से डिवाइड कर दो। स्मॉल e है क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे डिवाइड करोगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, एक पूर्णांक मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं कह दूं एक बॉडी पे इतना चार्ज है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है किसी बॉडी पे। अब ये तो नेट चार्ज आपको मिल गया Q की वैल्यू। क्लियर? चलो देखते हैं E से डिवाइड करके इंटीजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ Q = NE। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं, तो Q के प्लेस पे मैंने रख दिया इंटू 10⁻⁻19 कूलम = N। और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चीज़ तो कैंसिल हो गई। N = देखो क्या आ गया, 0.8 अपॉन 1.6, तो ये आ गया 1/2 और 0.5। ये हमको इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही है। भाई आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता है। इसका मतलब किसी बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। कम से कम इतना चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, इससे कम चार्ज नहीं रह सकता। तो ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहने का मतलब ये है, हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी है कि हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई न्यूट्रल बॉडी है। अब मैंने इसको दे दिया 4 कूलम का चार्ज, और इस बॉडी को और दे दिया गया -2 कूलम का चार्ज। इस बॉडी को और चार्ज दे दिया गया सपोज़ 3 कूलम। इतना चार्ज इस बॉडी पे दिया गया है। अब हमको ये पता करना है बॉडी पे नेट चार्ज है कितना।
तो ये प्रॉपर्टी है चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कितना हो गया, 4 कूलम पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, माइनस 2 कूलम नेगेटिव साइन के साथ, माइनस 3 कूलम। तो 3 और 2 हो गया -5 + 4 तो आ गया -1 कूलम। तो इस बॉडी पे -1 कूलम चार्ज है। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, यही है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, किसी न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल बॉडी, अब देखो न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब क्या है। न्यूट्रल बॉडी कहने का ये मतलब उस बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज भी है, इसीलिए वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज है, फॉर एन एग्जांपल आप कह रहे हो कि जैसे मैं सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज ले लूँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव के साथ, या इसी को आप बोल दो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब हम ये कहते हैं कि बॉडी पे इतना चार्ज है तो हम एक्सेस चार्ज की बात करते हैं। जैसे अगर आप कह रहे हो किसी बॉडी पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, इतना चार्ज ये एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। इसका मतलब जिस बॉडी पे इतना चार्ज है उस बॉडी ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, या उस बॉडी को दे दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन, उस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो वही एक्सेस चार्ज आपको लिखना होता है। अब यहाँ पर जैसे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। या आप ये कह सकते हो कि इस बॉडी में एक प्रोटॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा है। जो एक्सेस चार्ज होता है वही हम बताते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोई बॉडी है, जो न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज भी है। अगर आप एडिटिविटी ऑफ चार्ज अप्लाई करें तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 0 चार्ज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर भाई मैं कह रहा हूँ मैंने इसको दे दिया +2 कूलम का चार्ज और इसी बॉडी को दे दिया गया -2 कूलम का चार्ज, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज भी है। अगर इन दोनों को आप एडिटिविटी ऑफ चार्ज से ऐड करो, +2 कूलम -2 कूलम, तो कितना हो जाएगा 0। ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, एक चार्ज बॉडी ये अपोजिटली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब अगर प्लस चार्ज है किसी बॉडी पे और किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब अगर दोनों पे अपोजिट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो चार्ज बॉडी होती है वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। कैसे करेगी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट, ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। एक दूसरी बॉडी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जब इस बॉडी को इस बॉडी के पास लाओगे तो इसमें है क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। अब देखो भाई अपोजिटली चार्ज्ड इनमें अट्रैक्शन होता है, तो इस बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज करेगा क्या, इस बॉडी के अंदर वाले नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, और इस बॉडी के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर। अब इस बॉडी पे देखो दोनों चार्ज है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। इस बॉडी ने क्या किया, इसके अंदर के नेगेटिव वाले चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव वाले चार्जेस को रिपेल कर दिया। अभी कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ये चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम है, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्शन लगेगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव इसके बीच में देखिए ज़्यादा डिस्टेंस है, ये दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसका मतलब
डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो फोर्स कम हो गया। तो सिमिलर चार्जेस में, लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन जो फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, वो कम होगा। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है। इसका मतलब ये बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर? तो ये बात पॉइंट कि चार्ज बॉडी, ये अपोजिटली चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी दोनों को अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर सिमिलर चार्ज हुआ बॉडी पे, कहने का मतलब अगर पॉजिटिव है और एक और पॉजिटिव है, सिमिलर चार्ज हुआ तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ही होगा। ये श्योर है कि रिपल्शन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं हो सकता। इसलिए कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं ये पता चलेगा रिपल्शन से। रिपल्शन इज़ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी चार्ज ही हो, वो न्यूट्रल भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट क्या है? रिपल्शन। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में हम ये जानेंगे कि चार्ज कब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और किस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, कोई भी चार्ज ले लो आप, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या सभी चार्ज आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये है रेस्ट में, एट रेस्ट। क्लियर? जब चार्ज रेस्ट में है उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पे ये मोशन में है, मोशन में है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सीलरेशन जीरो होगा इस केस में, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो देखो भाई, चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी ही रहेगी। क्लियर? और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उस केस में उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। मोशन में आने का मतलब, चार्ज मोशन में आया तो प्रोड्यूस होने लगी करंट, भाई चार्ज फ्लो होने लगा तो करंट प्रोड्यूस हो गई। और करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, भाई करंट ने प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा चार्ज तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो ये बात याद रखिएगा, चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। पॉइंट नंबर 3, चार्ज मूव कर रहा है और इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मोशन में है चार्ज लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस केस में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके पास है ही, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी क्योंकि चार्ज मोशन में है और मोशन में आने से करंट फ्लो होने लगा, करंट का हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव नहीं कर रहा तो उस केस में वो एनर्जी रेडिएट करता है, रेडिएट्स एनर्जी। पॉइंट नंबर 13, किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है, यहाँ पर बात ये ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पर कंडक्टर की हो रही है। किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है वो सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे रहता है। जैसे भाई कोई बॉडी, इसको आप जितना भी चार्ज दोगे, अगर ये कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर ही रहेगा। क्लियर? ऐसा होता क्यों है? भाई कंडक्टर है, कंडक्टर कहने का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं या इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर सकते हैं। तो होगा क्या, अंदर में जो भी जितना भी चार्ज आप दोगे म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है, तो एक दूसरे को रिपेल करके कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से कंडक्टर पे चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे ही रहता है, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। इसमें दो कंडीशन है स्टूडेंट। अगर यूनिफॉर्म सरफेस है
जैसे मैं ले लूँ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, या एक हॉलो स्फीयर भी कंसीडर कर लेते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में इनकी सरफेस यूनिफॉर्म है, इसका कर्वेचर, कहने का मतलब रेडियस कांस्टेंट है, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं है। इसको आप जितना भी चार्ज दोगे, चाहे सॉलिड है चाहे हॉलो स्फीयर है, दोनों ही कंडीशन में सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे रहेगा। अगर सरफेस यूनिफॉर्म है, बॉडी का कर्वेचर यूनिफॉर्म है, उस केस में बॉडी पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर यूनिफॉर्म सरफेस ना हो, कर्वेचर यूनिफॉर्म ना रहे, कहीं पे रेडियस कम कहीं पे रेडियस ज़्यादा रहे, उस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कंडक्टिंग बॉडी पर, आइए देखते हैं। अब इस केस में देखिए, ये एक बॉडी हमने कंसीडर की है, इसकी देखिए भाई, अगर इधर का कर्वेचर हम देखें तो इतनी रेडियस का ये कर्वेचर है, और अगर दूसरे एंड पे बात करें तो स्मॉल आर हमने कंसीडर कर लिया। फिगर से ही क्लियर है कि ये जो कैपिटल आर है ये ग्रेटर है स्मॉल आर से। कहने का मतलब इस बॉडी की रेडियस, जो इसका कर्वेचर है, यहाँ पे कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ये है क्या, अभी नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। कहने का मतलब जहाँ पे रेडियस ज़्यादा वहाँ पे चार्ज कम, जहाँ पे रेडियस कम वहाँ पे चार्ज ज़्यादा। इस बॉडी को अगर चार्ज दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इसकी रेडियस कम है, और यहाँ पर कम चार्ज रहेगा इस वाले एंड के कंपैरिजन में। और यहाँ पर देखिए तो प्लेन सरफेस ही हो गई, तो यहाँ पे तो बहुत कम चार्ज रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर कर्वेचर है बॉडी का, उस केस में रेडियस जहाँ पर कम है वहाँ पे चार्ज ज़्यादा रहेगा, रेडियस जहाँ पे ज़्यादा है, कर्वेचर ज़्यादा है, वहाँ पे चार्ज कम रहेगा। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें हमको 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब कोई लीनियर बॉडी है, अब इस पे जितना भी चार्ज होगा, इस बॉडी पे जितना भी चार्ज है, एक लाइन में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। या एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, ये सर्कल है, स्फीयर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यहीं पर मटेरियल है, और जहाँ पर मटेरियल है, जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा वहीं पर चार्ज भी है। तो ये एक लाइन के अलोंग सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट करते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। सपोज यहाँ पर चार्ज क्यू लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, चार्ज जो भी बॉडी पे चार्ज है अपॉन लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से अगर आप यूनिट कैलकुलेट करो इसकी, यूनिट तो देखो क्या जाएगा, चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ की मीटर, कूलम पर मीटर। डायमेंशंस की कैलकुलेट करो, डायमेंशंस। अब देखो कूलम, भाई आप बोलते हो
आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई कहने का मतलब एम्पियर, टी है टाइम, तो टाइम तो सेकंड हो गया, एम्पियर सेकंड। एम्पियर की डायमेंशन तो ए ही रहेगी और टाइम के लिए टी रहेगी, और यहाँ पे एल है, एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल माइनस वन टी इंटू ए, ये इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब सारा का सारा चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कोई सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होता क्या है, चार्ज जो भी बॉडी पे चार्ज होगा नेट चार्ज अपॉन में पूरा का पूरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी अगर यूनिट कैलकुलेट करें, हम यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस कैलकुलेट करें तो मीटर स्क्वायर, मीटर के लिए एल यूज़ करोगे, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो एल -2, और कूलम के लिए ए टी या टी इंटू ए, तो ये इसकी डायमेंशंस हो जाएंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब, देखो यहाँ पे कंडक्टर आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, कंडक्टर कंसीडर करेंगे तो उसकी सरफेस पे ही रहेगा सारा का सारा चार्ज, तो यहाँ पे हम एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, किसी भी शेप की नॉन कंडक्टिंग बॉडी। तो इस बॉडी में पूरा का पूरा अंदर बाहर हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, इस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से इंडिकेट करते हैं। तो ये होता क्या है, जितना भी चार्ज है बॉडी के ऊपर अपॉन में जो भी बॉडी का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। यहाँ पे अगर आप यूनिट कैलकुलेट करें, एस आई यूनिट की बात करें, या कोई जो आप हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में हम एस आई यूनिट की ही बात कर रहे हैं। तो एस आई यूनिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम, वॉल्यूम की हो जाएगी मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो मीटर क्यूब ऊपर जाएगा L-3 T इंटू ए, ये इसकी डायमेंशन हो जाएंगे। तो ये था कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पॉइंट नंबर 15 है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप ये यूज़ कर सकते हो, आप कह सकते हो इन ए क्लोज्ड सिस्टम द अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इफ़ ए बॉडी चेंजेस चार्ज देन इट डज नॉट क्रिएट चार्ज बट ट्रांसफर्स इट और एक्सेप्ट्स इट। अगर किसी बॉडी का चार्ज चेंज हो रहा है तो उसने चार्ज क्रिएट नहीं किया, या तो उसने चार्ज ट्रांसफ़र किया हो गया, ट्रांसफ़र करने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, या तो उसने चार्ज एक्सेप्ट किया होगा जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। क्लियर, क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। या जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई क्लोज सिस्टम है। क्लियर, इसमें मैं कह दे रहा हूँ ये दो बॉडीज़ हैं, अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मान लो दोनों बॉडी एक दूसरे को रब करती हैं, दोनों की रबिंग हो जाती है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो रबिंग की वजह से इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया,
और इस पे उतना ही निगेटिव चार्ज आ गया। मान लो इस पे कितना आ गया 2 कूलम पॉजिटिव और इस पे कितना आ गया -2 कूलम। तो एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया है दूसरी बॉडी पे उतना ही निगेटिव चार्ज आया है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज अगर हम यूज़ करें तो चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज के रूल के अकॉर्डिंग। तो +2 और -2 कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब इनिशियली अगर इस बॉडी में 0 चार्ज था, इस सिस्टम में न्यूट्रल बॉडी थी, तो अभी भी ये न्यूट्रल ही है। अब साथ ही साथ इसी में देखिए जो पॉइंट नंबर 2 आपने लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2, उसमें आपने लिखा अगर किसी बॉडी का चार्ज चेंज हो रहा है तो उसने क्रिएट नहीं किया है, या तो उसने ट्रांसफ़र किया है या तो उसने एक्सेप्ट किया है, उसने चार्ज क्रिएट नहीं किया है। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। इसमें 3 मेथड पढ़ेंगे, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तो ये तीनों मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।